मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। डोंगरी में दाऊद इब्राहिम का असर रसूख बढ़ता ही चला जा रहा था। उसने अपनी ज़हनी सलाहियतों और मामला फहमी से सब पर सहर तारी कर दिया था। अंजुमन शबाब भी अब मशहूर होती जा रही थी। ये अंजुमन अब महज इन सरगर्मियों तक महदूद न रही थी जिनकी खातिर उसे वजूद में लाया गया था, बल्कि इस अंजुमन ने कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अंजुमन ने अव्वलन तो अपनी सरगर्मियों की खातिर लोगों से पैसे वसूल करना शुरू कर दिए। बाद अज़ां पैसे देने वालों से कहा जाता कि वो बेसहाराओं की शादियों और जनाजों के लिए भी अपना हिस्सा मिलाएं, वरना उन्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे। यूं इस अंजुमन ने, जिसमें दाऊद और उसके लड़के नुमाया थे, काफी हद तक इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। अलबत्ता अब तक इस अंजुमन के लोगों ने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया था। इन्हीं दिनों यानी 1974 की बात है जब दाऊद इब्राहिम के वालिद इब्राहिम भाई और साबिर को बाशु दादा ने सरे बाजार बेइज्जत किया। नौजवान दाऊद के सर पर गोया एक पहाड़ का सा वजन आन पड़ा था। उसे अपने वालिद और भाई से बेपनाह मोहब्बत थी। दाऊद खुद जैसा भी था, अपने वालिद और भाई के सामने सर उठाने की हिम्मत न कर सकता था। बाशु ने न सिर्फ उन्हें सरेआम रुस्वा किया था, बल्कि उन पर अपने एहसानात भी गिनवाता चला गया था। एक गुंडे के हाथों अपने वालिद और भाई की रुस्वाई उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। दाऊद जिस कदर इस मसले पर सोचता, उतना ही उलझता जाता। दाऊद जानता था कि बाशु दादा के उसके वालिद पर एहसानात नहीं, बल्कि इब्राहिम भाई के बाशु दादा पर बहुत से एहसानात हैं। बाशु दादा की बहुत सी स्मगल शुदा चीजें छूट ही नहीं सकती थीं अगर इब्राहिम भाई न होते। जब कभी बाशु की चीजें डॉक्स पर फंस जाती, इब्राहिम भाई कई कई दिनों तक घर न आ पाते और जगह जगह जाकर माल को किसी न किसी तरह छुड़वा ही लेते। दाऊद को अंदाजा था कि उसके वालिद की मदद से छुड़ाए गए माल से पैसे कमा कमा कर बाशु दादा ने अपने लिए मर्सिडीज गाड़ी और महंगे तरीन जूते खरीद रखे हैं, जबकि इन तमाम खिदमात के इवज दाऊद के वालिद को वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए रोटी के पैसे दे दिया करता था। और अब इस हकीर रकम के इवज बाशु ने इब्राहिम भाई को सरेआम बेइज्जत किया था। दाऊद से ये बात किसी तरह भी हजम नहीं हो पा रही थी। उसका पुरजोश जहन जबरदस्त हिजानी कैफियत से दो चार था। रहीम चाचा दाऊद को समझाने बुझाने की अपनी सी पूरी कोशिश कर रहा था। वो दाऊद से कहता, गुस्सा अच्छी बात नहीं, चल चल कर बाशु भाई की गलत फहमी दूर कर दें। लेकिन दाऊद रहीम चाचा की बातों पर तवज्जो ही नहीं दे रहा था। वो सिर्फ इतना जानता था कि बाशु को अब जाना होगा। दाऊद ने इंतहाई गुस्सीले और जोशीले अंदाज में चाचा रहीम से कहा, बाशु दादा को ये बात बहुत महंगी पड़ेगी। ये सुनकर तो गोया रहीम चाचा की रगों में खून जम सा गया। दोपहर 2 बजे थे और जुम्मे की नमाज अभी खत्म ही हुई थी। बाशु दादा ने मस्तान तालाब के करीब जामे मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा की। दाऊद और उसका गैंग बाशु दादा के इंतजार में खड़ा था। हनीफ, राजी, सुल्तान, अबू बकर और साबिर उसके साथ थे। साबिर बाशु दादा पर हमला करने के हक में नहीं था। उसने दाऊद से कह दिया था कि उसे जवाबी कार्रवाई का खदशा है, लेकिन दाऊद के जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि बाशु को अब जाना होगा। दाऊद ने बड़ी बारीक बीनी के साथ सारा मंसूबा तरतीब दिया था। ये सब लोग जेजे स्क्वायर से आगे पीर खान स्ट्रीट में खड़े बाशु दादा के आने के मुंतजिर थे। उन्हें ज्यादा देर इंतजार की घड़ियां न सहना पड़ी। उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक बाशु दादा को अपने पहलवानों के हमरा आते देखा। दाऊद का इशारा मिलते ही गैंग ने सोडा वाटर की बोतलें और बिजली के बल्ब बाशु पर बरसाना शुरू कर दिए। ये लोग ताक ताक कर मुसलसल बोतलें मार रहे थे। चंद बोतलें राहगीरों को भी लगी। इस हमले पर इर्द गिर्द खड़े लोग हैरान थे तो बाशु दादा उनसे ज्यादा हैरान था। अव्वल तो बाशु को मारने का ख्याल तक किसी के जहन में न आया था, और वो भी सोडा वाटर की बोतलों को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए। ये अपनी नौइयत का मुनफरिद वाकया था, लेकिन आने वाले दिनों में बलवा फसाद में सोडा वाटर की बोतलों का इस्तेमाल खुलेआम किया गया। जैसे ही बाशु के होश ठिकाने आए, बाशु ने दाऊद से अकेले ही निमटने की ठान ली। बाशु जानता था कि दाऊद उसके मुकाबले का नहीं, और खुद दाऊद को भी इस बात का बखूबी अंदाजा था। इसलिए दाऊद ने इस जानिब आने से कबल बाशु को बिलखुसूस निशाना बनाया था। दाऊद एक के बाद एक बोतल बाशु पर बरसाता रहा, जबकि उसके साथ ही दीगर पहलवानों को निशाना बनाते रहे। बिलाखिर इन पहलवानों में से एक पहलवान पार्किंग में से मर्सिडीज निकालने में कामयाब हो गया। उस वक्त तक बाशु और उमर पहलवान शदीद जख्मी हो चुके थे। बाशु ने जब मर्सिडीज अपनी जानिब आते देखी तो उसके जहन में ख्याल आया कि इस वक्त तो आफियत इसी में है कि यहाँ से निकला जाए। लिहाजा बाशु और उसके पहलवान गाड़ी में घुसे और वहाँ से फरार हो गए। दाऊद और उसके साथियों ने बोतलें और बल्ब फेंकना बंद न किया। उन्होंने फरार होती हुई गाड़ी पर भी इस कदर बोतलें बरसाईं कि पिछली खिड़कियों के शीशे और लाइटें टूट गईं और शानदार गाड़ी अपनी बॉडी पर कई बदनुमा दाग लेकर लौटी।
जैसे ही गाड़ी वहां से रवाना हुई, ये लड़के अपनी फतह का जश्न मनाने लगे। अब दाऊद के जहन में कुछ और ही मंसूबे थे। अभी तक उसकी तसल्ली नहीं हुई थी। अभी उसने बाशु के साथ अपना हिसाब न चुकाया था। न तो उसने अभी बाशु को सबक सिखाया था और ना ही बदले की आग उसके सीने में ठंडी हुई थी। लड़कों ने अपनी मोटरसाइकिलें स्टार्ट की और तमकार महल्ला पहुंच गए, जहां बाशु का दरबार और अखाड़ा उसके फख्र गुरूर की अलामतों के तौर पर मौजूद थे। रिवायती तौर पर अखाड़ा एक गोल सी जगह हुआ करता है, जहां चारों अतराफ शीशे लगे होते हैं और वर्जिश के लिए उसमें रॉड, डंबल और दीगर सामान मौजूद होता है। बाशु का अखाड़ा एक मकसद के लिए बनाया गया था। अखाड़े में बादामी शरबत बनाने वाली एक मशीन को बतौर खास रखा गया था। यह अखाड़ा बाशु दादा के जाहो जलाल को बढ़ाने के लिए खास अंदाज से बनाया गया था। दाऊद हॉकी लेकर आगे बढ़ा और उसने बड़े ही जोशीले अंदाज से शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में दाऊद ने अपने लड़कों के साथ सारे शीशे, फर्नीचर, शरबत बनाने की मशीन और सब कुछ जो वहां था तहस नहस कर दिया। इस अखाड़े के साथ तो गोया के बाशु की कमर ही टूट गई। इस वाक़े के बाद बाशु दादा में दाऊद का सामना करने की हिम्मत न रही और उसने समाजी सरगर्मियों से कता ताल्लुक कर लिया। अखाड़ा तो बाशु दादा की सल्तनत का दारुल खिलाफा और उसकी शानो शौकत का मजहर था। अखाड़े का टूटना बाशु को ले डूबा और जब किस्मत पलटा खाए तो मालूम होता है कि वक्त के वफादार तरीन दोस्त भी चढ़ते सूरज को पूजने लगते हैं। हालात बाशु के लिए मुख्तलिफ क्यों कर होते हैं। इस वाक़े के फौरन बाद ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बम्बई पुलिस ने बाशु को गिरफ्तार कर लिया। बाशु को 1 साल के लिए नाकाबिले जमानत तहवील में ले लिया गया। तेली महल्ले का चार्ज खालिद पहलवान को दे दिया गया। ये दाऊद के लिए एक सुनहरा मौका था। खालिद बाशु का दायां बाजू था और उसके बाद उसी को बाशु दादा की सल्तनत का बादशाह माना जाने लगा। दाऊद ने मौका गनीमत जाना और खालिद को पैगाम पहुंचाया कि उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं और उसे खुशी होगी कि अगर दोनों में दोस्ती रहे। इस तरह दाऊद ने आनन फानन बाशु दादा की दादागिरी को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद जेल से रिहाई पाने के बाद भी बाशु लोगों से न मिलता और तमकार महल्ले में तो उसने कभी कदम रखने की हिम्मत न की। अब वो अपने घर हैदराबाद आया जाया करता था, लेकिन इस वाक़े के बाद अब उसका जिक्र दम तोड़ने लगा था। बाशु की दादागिरी खत्म करने के चंद साल बाद की बात है कि दाऊद इब्राहिम को मालूम हुआ कि सोने की स्मगलिंग के बादशाह हाजी मस्तान ने चंद पठान लड़कों के जरिए उसके कारिंदों की पिटाई करवाई है। लिहाजा एक मर्तबा फिर दाऊद ने बदला लेने की ठान ली। दाऊद इब्राहिम को अंदाजा था कि हाजी मस्तान हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहता है और उसने कभी बम्बई शहर में अपनी ताकत का मुजाहिरा नहीं किया। अलबत्ता इन कामों के लिए हाजी मस्तान के पास मद्रासी वरदराजन मौजूद था। दाऊद ने फिल्म की मुहूर्त के मौके पर बजरिया प्रेस ली गई हाजी मस्तान की कई तस्वीरें इकट्ठी कर रखी थी। हाजी मस्तान बॉलीवुड पर छाया हुआ था और बॉलीवुड जल्द ही हाजी मस्तान की शख्सियत पर फिल्म बनाने की मंसूबाबंदी कर रही थी। बाशु के गुरूर को खाक में मिलाने के बाद अब दाऊद इब्राहिम को ये एहसास होने लगा था कि वो इस शहर में जो चाहे कर सकता है। हाजी मस्तान के लिए पैसा ही सब कुछ था, इसलिए हाजी मस्तान के काले धन पर हाथ साफ करने की दाऊद इब्राहिम ने ठान ली। दिसंबर 1974 की एक सुबह दाऊद इब्राहिम की लोकल इंटेलिजेंस ने खबर दी कि हाजी मस्तान के दफ्तर कार्निक बंदर से मालाबार में वाक़े उसके घर 5 लाख रुपए ले जाए जाएंगे। ये पैसे अंगाड़िया ले जाया करते थे जो कि मारवाड़ी लोग थे। पैसे इधर उधर ले जाना उनका काम था। फैसला किया गया किसी माकूल वजह के बगैर उनके 2 साथियों को पिटवाने की पादाश में हाजी मस्तान का ये पैसा लूट लिया जाए। डोंगरी के नौजवानों के लिए भी ये मसला गैरत का था, क्योंकि उनके साथियों को पीटा गया था। न सिर्फ ये बल्कि दोनों लड़के दाऊद के दोस्त और गैंग के साथी भी थे। दाऊद अपने साथियों और दोस्तों की बेइज्जती इतनी आसानी से भुलाया न करता था। उन दिनों 5 लाख रुपए एक खती रकम समझी जाती थी। उन लड़कों ने आज से पहले कभी इतने पैसे देखे भी नहीं थे। गो कि ये लोग अपने मंसूबे के बारे में कुछ खाइफ थे, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि अंगाड़िया लोग इतना पैसा मुहाफिजों के बगैर ले जाने की हिमाकत जरूर करेंगे, क्योंकि इन मारवाड़ियों को यकीन था कि हाजी मस्तान के माल पर कोई हाथ डालने की जरूरत नहीं कर सकता। दाऊद इब्राहिम और उसके कारिंदों ने दफ्तर से निकलते ही उन लोगों से मुठभेड़ की ठान ली और बंदर पुल की तरफ चले गए। चूंकि मुसाफिर खाना दाऊद इब्राहिम का इलाका था, इसलिए वो इस इलाके को अपने हाथ की लकीरों की मानंद जानता था। वो जानता था कि गाड़ियों को किस तरह रोकना है, पैसे लेने हैं और मजमे में किस तरह फरार होना है कि किसी को वाक़े की हवा न लगे। उसने अपने इर्द गिर्द अबू बकर, यूसुफ खान, एजाज जंकी, अजीज ड्राइवर, अब्दुल मुत्तलिब, सैयद सुल्तान और शेर खान को जमा कर रखा था। इन सब में आखिरी 2 दाऊद के बहुत ज्यादा पसंदीदा साथी थे। सैयद सुल्तान, जिसे अयूबी कहा जाता था, मजबूत कांधों का मालिक था। उसका जिस्म खूबसूरत और तवाना था। उसी साल इस 20 साला लड़के ने मिस्टर बम्बई का टाइटल जीता था और अब मिस्टर इंडिया का टाइटल जीतने की ख्वाहिश रखता था। 1970 में बॉडी बिल्डर टाइप के लोगों का फुकदान हुआ करता था। हत्ता कि मशहूर हिंदी फिल्मों में भी राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे सीधे साधे चेहरे ही मुयस्सर आते थे। इसलिए सुल्तान मिस्टर बम्बई से मिस्टर महाराष्ट्र
और मिस्टर महाराष्ट्र से मिस्टर इंडिया बनने तक अपने खूबसूरत जिस्म के साथ खबरों की जीनत बना रहा। कहानियां मशहूर हैं कि जब वो अपने चौड़े कंधों और खूबसूरत जिस्म को मैरीन ड्राइव पर लिए घूमता तो गुजरती लड़कियां उस पर मर मिटती। दूसरा शख्स शेर खान पठान था, जो अपनी शेर जैसी धाड़ की वजह से बहुत मशहूर था। दाऊद अभी बमुश्किल 19 बरस का हुआ था और उसकी मूछें पूरी तरह भी नहीं निकली थीं, लेकिन उस पर डोंगरी का रंग पूरी तरह चढ़ चुका था। उसमें आगे बढ़ने की तमाम खासियतें बदरजा अतम मौजूद थीं। उसके पास हाजी मस्तान या बाशु दादा की तरह दौलत की रेल पेल तो नहीं थी, लेकिन सबके जहनों में ये बात वाज़ेह हो चली थी कि दाऊद इब्राहिम ही अगला डॉन होगा। कार्निक बंदर बंबई की 3 बड़ी मार्केटों मोहट्टा मार्केट, मनीष मार्केट और क्रेफर्ड मार्केट के संगम पर वाक़ है। ये इस्तेमारी दौर की निशानियों में से एक है। इस्तेमारी दौर में ये पूरा इलाका ज़रई अजनास की होलसेल मार्केट का रूप धार चुका था। नौजवान लड़कों पर मुश्तमिल दाऊद के गुरोह के सामने अब बड़े अज़ाइम थे और अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए वो बड़े एहतमाम से मंसूबाबंदी करके आए थे। 2 लड़के कार्निक बंदर ब्रिज पर खड़े थे, जबकि 2 लड़के मुसाफिर खाना के करीब खड़े किए गए थे। इस तरह मतलूबा गाड़ी के दाखिले और निकलने के रास्तों को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की गई। ये लोग लोहे की सलाखों, टोकों और डंडों से मुसल्ला थे। बाकी मानदा लड़कों को पैसे ले जाने वाली गाड़ी को रोकना था। इन लड़कों के पास चाकू, टोके और कत्ता नामी देसी रिवॉल्वर थे। पता नहीं ये बदकिस्मती थी या गलत मंसूबाबंदी कि अहम लड़के यानी सुल्तान अय्यूबी, अबू बकर, हनीफ और दाऊद जरा आगे निकल गए। ताहम दाऊद किसी न किसी तरह गाड़ी रोकने वाले लड़कों को लीड करने की पोजीशन में पहुंच गया। जिस लम्हे गाड़ी को दाना बंदर की पतली गली से कार्निक बंदर ब्रिज से मुंसलिक रोड पर आना था, उसी लम्हे इन लड़कों ने एक्शन लेना था। जैसे ही गाड़ी नमूदार हुई, मुखबर ने इशारे से गाड़ी की निशानदेही कर दी। गाड़ी में पिछली सीट पर 2 और ड्राइवर सीट के साथ एक मारवाड़ी बैठा हुआ था। जो ही गाड़ी ब्रिज से आगे बढ़ी, 7 लड़के अपने असलहे समेत गाड़ी के सामने हमला करने की पोजीशन में आ खड़े हुए, जबकि अभी उन्हें कोई हिदायत नहीं मिली थी। सबसे पहले शेर खान आगे बढ़ा और गाड़ी के आगे एक रेडी को धकेल दिया। इस अचानक उफ्ताद पर गाड़ी के ड्राइवर का पांव पूरी कुव्वत से ब्रेक पर जा लगा और ब्रेकों की चीखों जैसी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। अभी ड्राइवर पूरी तरह संभल न पाया था कि मजबूत पट्टों के मालिक शेर खान ने दरवाजा खोलकर उसे कोई हरकत न करने का कहा। 7 मुसल्ला अफराद को अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द देखकर मारवाड़ी बिजनेसमैन सहम गए। दाऊद ने उनसे कहा कि अगर हल्की सी आवाज निकाली तो फिर जिंदगी भर नहीं निकलेगी। दाऊद ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर मारवाड़ी सेठ से पूछा, माल कहाँ है? दाऊद के खौफनाक अंदाज और अंगार भरी आंखों ने सेठ को खौफजदा कर दिया। दोनों सेठ सकते के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। दाऊद ने वक्त जाया होते देखा तो उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। दाऊद ने कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसी के साथ दाऊद ने सेठ की गोद से बैग ले लिया और कहा, और माल कहाँ है? कांपते हुए सेठ ने गाड़ी की डिग्गी की जानिब इशारा किया। दाऊद ने इजाज को इशारा किया तो उसने डिग्गी खोली। वहां से एक काले रंग का ताला लगा हुआ बक्स मिला। माल मिलते ही दाऊद ने अपने लड़कों को जाए वकुआ से फौरन ही गायब होने का इशारा किया। जब मारवाड़ी सेठों को होश आया तो उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पेढोनी थाने में उन्होंने FIR नंबर CR 725/4 दर्ज करवाई। ये FIR रहजनी और मुसल्लह डाके के तहत दर्ज की गई। दाऊद और उसके साथियों को अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने इस दिहाई की सबसे बड़ी डकैती की है, और वो भी ना तजुर्बाकारी और किस्मत के सहारे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो पैसा उन्होंने लूटा है उसका ताल्लुक मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक से था, ना कि हाजी मस्तान से। लूटी गई रकम 4,75,000 रुपए थी। इस वाक़े के बाद सिर्फ एक ही शख्स सबकी नजरों में आया और वो था दाऊद इब्राहिम। अगले दिन दाऊद शहर के अखबारात की अहम सुर्खियों में था। इब्राहिम कास्कर ने जब अपने बेटे की इस जुर्रत की दास्तान सुनी तो शिश्त रह गया। मअतल किए जाने के बाद इब्राहिम ने इस्तीफा दे दिया था। इब्राहिम भाई को कुछ ही अरसा पहले क्राइम ब्रांच से बंबई पुलिस भेज दिया गया था। इस तमाम वाक़े के बावजूद पुलिस के हलकों में इब्राहिम भाई की इज्जत में कोई कमी वाक़ नहीं हुई थी। डोंगरी के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में इब्राहिम भाई की बैठक ही वो जगह थी जहां हर कोई अपना मसला लिए खड़ा होता। किसी की नाली बंद हो या घरेलू झगड़े या पुलिस के डराने धमकाने के किस्से, सबका हल इब्राहिम भाई की बैठक में ही ढूंढा जाता। जब दाऊद, साबिर और दूसरे लड़कों ने इस किस्म के काम शुरू किए तो अव्वलन तो इब्राहिम भाई बहुत परेशान हुए, लेकिन बादअज़ां इन हरकतों को उनकी जवानी की गलतियां समझकर खुद को परेशानियों से दूर रखने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस वाक़े ने तो इब्राहिम भाई को हिलाकर रख दिया था। उस शाम इब्राहिम भाई अपनी बैठक भी न गए थे। उस मौके पर इब्राहिम कास्कर को पीर साहब की वो बात याद आई
کہ داؤد ایک دن اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے بہت شہرت پائے گا۔ پولیس نے گینگ کے دیگر افراد کو تو بآسانی گرفتار کر لیا، لیکن صابر اور داؤد کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ڈکیتی سے اگلے دن ایک حوالدار نے ابراہیم کاسکر کے دروازے پر دستک دی اور ابراہیم کاسکر کو کرائم برانچ کے آفیسر کا پیغام دیا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم کاسکر خود کو کوسنے لگے اور کہنے لگے، مجھے پتا تھا یہ تو ہونا ہی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم بھائی نے ٹھان لی کہ دونوں بیٹوں کو کہیں نہ کہیں سے لا کر ضرور قانون کے حوالے کریں گے۔ ابراہیم کاسکر داؤد اور صابر کے تمام دوستوں کے گھر گئے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بالآخر انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے بیٹے بائیکولا میں اپنے ایک دوست کے ہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ وہ فوراً وہاں پہنچے اور دونوں کو گھر لے آئے، جہاں دونوں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ماں دونوں کو ڈانٹ ہی رہی تھی کہ ابراہیم کاسکر اپنی پرانی سٹیل کی الماری کی جانب گیا اور چمڑے کی وہ بیلٹ لے آیا جو وہ بڑے فخر سے کرائم برانچ کے حوالدار کے طور پر پہنا کرتا تھا۔ دونوں لڑکوں نے جب ابراہیم بھائی کے ہاتھ میں بیلٹ اور چہرے پر غصہ دیکھا تو گھبرا گئے، تاہم ان کی ہمت نہ ہوئی کہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلیں۔ آج بھی پڑوسیوں کو یاد ہے کہ کس بری طرح دونوں بھائیوں نے مار کھائی تھی۔ ان کی چیخو پکار پر پڑوسیوں کو بھی ترس آنے لگا تھا۔ ابراہیم بھائی نے بیلٹ سے مار مار کر دونوں کو ادھموا اور لہو لہان کر دیا تھا۔ بالآخر ابراہیم بھائی کے ایک دوست نے زبردستی بیلٹ ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ اس سے پہلے کہ ان کی ماں انہیں کچھ کھانے پینے کو دیتی، ابراہیم کاسکر نے دونوں کو گھسیٹا اور ٹیکسی میں ڈال کر کرائم برانچ لے گئے۔ ابراہیم کاسکر نے دونوں بھائیوں کو کرائم برانچ افسر کے سامنے پھینکا اور ہاتھ باندھ کر رونے لگے۔ جانے سے پہلے ابراہیم کاسکر نے افسر سے معافی مانگی اور کہا کہ ان دونوں کو ان کے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ جب کرائم برانچ کے افسر نے ابراہیم بھائی کے بیلٹ کے نشانات دونوں لڑکوں کے جسموں پر دیکھے تو ان پر مزید تشدد نہ کرنے کا سوچا۔ ان تمام واقعات اور تھوڑی دیر کی شہرت نے بالآخر ایک نئے ڈان یعنی داؤد ابراہیم کو جنم دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔